हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है जीव विज्ञान बायोलॉजी, उसका 3rd चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अर्थात लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। इसमें हम आपके साथ इस चैप्टर का 1 से लेकर 13 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है? तो हम आपको शुरू से बताते हुए आ रहे हैं कि एक बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आपको यह बात जरूर लिख देना है कि अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है या मुख्य विशेषताएं हैं। क्वेश्चन को ही लिख कर आपको थोड़ा आंसर को लॉन्ग बनाना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है। तो अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। अलैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतानें आनुवंशिक गुणों में ठीक जनकों की तरह होती है। जिस प्रकार उनका जनक होता है उसी प्रकार की संतानें अलैंगिक जनन में पैदा होती है, क्योंकि इसमें युग्मकों का जो संकलन होता है वह नहीं हो पाता है। इसमें निषेचन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि युग्मक का जो संकलन होता है, फ्यूजन होता है, वही नहीं होता है। और जिस जनन में युग्मक का संकलन नहीं होता है उसमें निषेचन की जरूरत नहीं होती है। तो जो अलैंगिक की मुख्य विशेषता है वह मुख्य विशेषता यह है कि अलैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतानें आनुवंशिक गुणों में ठीक जनकों की तरह होती है और इनमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वह निश्चित होती है और इसमें निषेचन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यह सभी अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर जनन तंत्र की सभी संरचनाओं का नाम लिखें। जो नर अर्थात पुरुषों में जनन तंत्र का भाग होता है उन सभी भागों का अर्थात उन सभी संरचनाओं का नाम लिखें। तो नर जनन तंत्र में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है: 2 वृषण, 2 अधिवृषण, 2 शुक्रवाहिनी, 2 शुक्राशय एवं 1 मूत्रमार्ग तथा शिश्न। ये सभी के सभी जो हैं ये सभी के सभी नर जनन तंत्र के भाग हैं। 2 वृषण, 2 अधिवृषण, 2 शुक्रवाहिनी, 2 शुक्राशय एवं 1 मूत्रमार्ग तथा शिश्न, ये नर जनन तंत्र के संरचनाओं के नाम हैं। लैंगिक जनन का क्या महत्व है? आपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि अलैंगिक जनन की क्या विशेषता है, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है कि उसमें आपने पढ़ा कि अलैंगिक जनन की क्या विशेषता है और इसमें पूछा जा रहा है कि लैंगिक जनन का क्या महत्व है। तो सभी जीवों में गुणसूत्रों की एक संख्या निश्चित होती है। चाहे कोई भी जीव हो, सभी प्रकार के जीवों में गुणसूत्रों की एक संख्या निश्चित होती है। अलैंगिक जनन करने वाले में असमसूत्री या समसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। जो अलैंगिक जनन करते हैं उन जीवों में असमसूत्री या समसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, जिसके कारण उसमें कोई विभिन्नता नहीं आती है। प्रत्येक पीढ़ी में क्रोमोसोम की संख्या भी निश्चित रहती है, लेकिन लैंगिक जनन करने वाले अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। जो लैंगिक जनन करते हैं उसमें कोशिका विभाजन होता है, जिससे उसमें विभिन्नता आ जाती है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। तो लैंगिक जनन जो होती है उसमें उसके आगे वाली पीढ़ी में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित नहीं होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में क्रोमोसोम की संख्या भी निश्चित होती है। तो लैंगिक जनन का जो महत्व है, इसका मुख्य महत्व यह है कि लैंगिक जनन करने वाले अर्धसूत्री में कोशिका विभाजन होता है, जिससे उसमें विभिन्नता आ जाती है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी लैंगिक जनन बढ़ता जाता है। पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है? जो लैंगिक जनन होता है वह पौधों में कैसे होता है? तो पौधों में लैंगिक जनन एंजियोस्पर्म होता है जो पुष्पी पौधों में पाए जाते हैं। तो स्पर्म्स पुष्पी पौधों में अधिकांश पुष्प द्विलिंगी होते हैं। इनमें दोनों प्रकार के जनन अंग होते हैं। जो पुष्प होते हैं उसमें दोनों प्रकार के जनन अंग होते हैं। पुंमंग को नर जनन अंग या जाय अंग तथा कार्पाल को मादा जनन अंग कहते हैं। पुंमंग में परागकण बनते हैं जिसे जिसे माइकोक्रोस्पर भी कहते हैं
और जीजांग में बीजांड या मेगास्पोर बनते हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है यह केवल लैंगिक जनन में होता है। तो लैंगिक जनन के कारण इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। इनके निषेचन के बाद फल तथा बीज बनते हैं। और एक लैंगिक जनन का मुख्य विशेषता यह भी है कि लैंगिक जनन में निषेचन होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में निषेचन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पौधों में जब लैंगिक जनन होता है तो इसके निषेचन के बाद फल तथा बीज बन जाते हैं और बीज के अंकुरण के बाद एक नन्हा पौधा बनता है। तो पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है ये आप समझ गए होंगे कि जो पौधे होते हैं उनमें एंजियोस्पर्म्स में अधिकांश पुष्प होते हैं, वे अधिकतर पुष्प द्विलिंगी होते हैं। इसमें दोनों प्रकार के जनन अंग होते हैं, नर जनन अंग भी और मादा जनन अंग भी। नर जनन अंग में नर जनन अंग में जायांग होता है तथा कार्पाल, ये सभी मादा जनन अंग होते हैं। और पुंमंग के परागकण जिसे माइस्कोर भी कहते हैं और जायांग में बीजांड मेगास्पोर बनते हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। और इनके निषेचन जब होता है तो इनके निषेचन के बाद फल तथा बीज बनते हैं और बीज के अंकुरण के बाद एक नन्हा पौधा बनता है। तो इस प्रकार पौधों में लैंगिक जनन होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्र जनन, जो शुक्र जनन होता है, शुक्र जनन नलिका के बारे में बताएं। शुक्र जनन नलिका क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में बताएं। तो प्रत्येक वृषण में 900 शुक्र जनन नलिका होती हैं। प्रत्येक वृषण में अर्थात हर वृषण में 900 शुक्र जनन नलिकाएं होती है, जिसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। नर्स कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। एक नर्स कोशिका होती है, वही शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। शुक्र जनन नालिका के बारे में बताएं। तो प्रत्येक वृषण में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हर वृषण में 900 शुक्र जनन नलिका होती है, जिसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है और नर्स कोशिका एक ऐसी कोशिका होती है जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। तो ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं इनमें बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी निकलते हैं। तो इन क्वेश्चन को सिर्फ आपको अच्छे से समझते हुए चलना है, जिससे अगर इनसे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप अच्छे से उसका आंसर दे दीजिएगा। जनन किस जीव की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। जो जनन होता है वह किसी जीव के समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। तो किसी भी स्पीसीज की समष्टि के स्थायित्व में जनन और मृत्यु दर में लगभग बराबरी की दर हो तो स्थायित्व बना रहता है। ये कहा जा रहा है कि किसी भी स्पेसीज में अगर कोई भी स्पेसीज हो उसके समष्टि के स्थायित्व में अगर जितना जन्म हो रहा है और जितना मृत्यु हो रहा है उन दोनों के दर में लगभग बराबरी की दर हो, अर्थात बराबर ही लोग मरे और बराबर ही लोग मृत्यु हो, तो जो बराबर ही लोग जन्म ले और बराबर ही लोग का मृत्यु हो, तो अगर इन दोनों का दर समान होगा तो उनके स्पेसीज में स्थायित्व बना रहेगा। एक समष्टि में जन्म दर और मृत्यु दर ही उसके आधार पर निर्धारण करते हैं। अगर कोई भी समष्टि हो तो उस समष्टि का जन्म दर और मृत्यु दर ही उसके आधार का निर्धारण करते हैं कि उसका आधार कैसा होगा। तो इसमें पूछा जा रहा था कि जनन किसी जीव की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। तो जनन बहुत ही सहायक है, क्योंकि किसी भी स्पीसीज की समष्टि के स्थायित्व में जनन और मृत्यु दर लगभग बराबरी की दर हो तो स्थायित्व बना रहता है। क्योंकि अगर जनन नहीं होगा केवल मृत्यु होगा तो उस स्पीसीज की समष्टि ही स्थायित्व से हट जाएगी और एक समष्टि में जन्म दर और मृत्यु दर ही उसके आधार का निर्धारण करते हैं। परागकण से क्या समझते हैं। जो परागकण होता है उससे आप क्या समझते हैं और परागकण कितने प्रकार के होते हैं। तो नर जनन अंग से परागकण का गमन मादा जनन अंग पर होना परागकण कहलाता है। पुष्पों में जब नर का जनन अंग से परागकण का गमन अर्थात परागकण नर जनन अंग से मादा जनन अंग पर चला जाता है तो उसी को परागण कहते हैं। इसमें कीड़े, जानवर, हवा तथा पानी सहायक होते हैं। परागण कण जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। परागण जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। हमने गलती से परागकण बोल दिया है, परागकण नहीं है, परागण लिखा गया है। तो जो परागण होते हैं इसमें कीड़े, जानवर, हवा तथा पानी सहायक होते हैं। और परागण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वपरागण और दूसरा परपरागण। स्वपरागण स्वयं होता है और परपरागण दूसरों के द्वारा होता है। ये परागण के दो प्रकार हैं, स्वपरागण और परपरागण। तो इसमें प्रकार भी आपने पढ़ लिए। और परागण से आप क्या समझते हैं। तो परागण में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि नर जनन अंग से मादा जनन अंग में परागकण का गमन ही परागण कहलाता है। इसमें कीड़े, जानवर, हवा तथा पानी सहायक होते हैं। और परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। ऋतुस्राव क्यों होते हैं। जो ऋतुस्राव होता है यह महिलाओं में होता है। तो यह जो ऋतुस्राव होता है इसका होने का क्या कारण है, यह क्यों होता है। तो यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है। जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होती है तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है। गर्भाशय में प्रतिमाह निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु तैयारी करता है।
जो गर्भाशय होता है वह प्रतिमाह निषेचित अंड की अर्थात निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु तैयारी करता है, अतः इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं स्पोंजी हो जाती है। जो ऋतुस्राव होने का कारण है कि इसका जो अंदर का भाग होता है वह अंतःभित्ति मांसल और स्पोंजी हो जाती है, जो कि अंड के निषेचन की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में भी इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती है। अतः यह जो परत होती है वह धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूक्स के रूप में निष्कासित होती है तथा इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। इसी को रजोधर्म भी कहा जाता है और ऋतुस्राव भी कहा जाता है। तो इसमें आपको सिर्फ इतना पूछा जा रहा था कि ऋतुस्राव क्यों होता है। तो ऋतुस्राव होने का कारण यही है कि ऋतुस्राव इसलिए होता है क्योंकि इसके जो अंतःभिषी होती है वह मांसल और स्पोंजी हो जाती है, जो कि अंड निषेचन की आवश्यकता में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की आवश्यकता नहीं होती है। अतः यह जो परत होता है वह धीरे धीरे टूटकर योनि के मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में खून और किसी अन्य पदार्थ के रूप में निष्कासित हो जाती है अर्थात बाहर निकल जाती है, और इस चक्र में लगभग 1 महीना का समय लगता है तथा इसी को ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। यही था ऋतुस्राव। अगर यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि रजोधर्म क्यों होता है तो इसका भी सेम आंसर यही होता है, क्योंकि ऋतुस्राव और रजोधर्म दोनों समान ही शब्द हैं। युग्मनज से क्या समझते हैं? जो युग्मनज होता है उस बात से आप क्या समझते हैं? तो परिपक्व शुक्राणु अंडाणु में पूरी तरह मिलकर युग्मनज का निर्माण करती है। जो परिपक्व शुक्राणु होती है वह शुक्राणु जब अंडाणु में अच्छे तरह से मिल जाता है तो अच्छी तरह से मिलकर अर्थात पूरी तरह से मिलकर युग्मनज का निर्माण करती है। बस यही युग्मनज होता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि युग्मनज का निर्माण कैसे होता है। तो जब परिपक्व शुक्राणु अंडाणु में पूरी तरह मिल जाता है तो जो पदार्थ का निर्माण होता है वही युग्मनज कहलाता है। वर्षा होने के समय मक्का के परागकण क्रिया में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है? जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के समय में मक्का के परागकण गिरने में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो इन पौधों में आनुवांशिक विभिन्नता नहीं होती है। जो मक्का जैसी पौधे होते हैं इन पौधों में आनुवांशिक विभिन्नता नहीं होती है, जिसके कारण ये पौधे पर्यावरण के उतार चढ़ाव को झेल नहीं पाते हैं। अगर किसी भी पौधे में आनुवांशिक विभिन्नता नहीं होगी तो वह पर्यावरण के उतार चढ़ाव को झेल नहीं पाता है, और ऐसे पौधे में पर्यावरण के साथ अनुकूलित होने की क्षमता भी कम होती है कि जैसा पर्यावरण है वैसा ही वे हो जाएं, तो यह प्रकार की क्षमता उनमें बहुत ही कम होती है, जिसके कारण उत्पादन कम होने, बीमारियां होने तथा मर जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। जब पूछा जा रहा है कि जो मक्का होता है मक्का के परागण क्रिया में अगर वर्षा हो जाए, जब मक्का का परागण क्रिया होता है उस क्रिया के समय अगर वर्षा होने लगे तो उससे उस मक्के पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस पर सिर्फ सिंपली यही प्रभाव पड़ेगा कि उसका उत्पादन कम हो सकता है तथा उसमें बीमारियां हो सकती है तथा कुछ मक्के के पेड़ भी मर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उसमें आनुवांशिक विभिन्नता नहीं होती है, जिसके कारण ये पौधे पर्यावरण के उतार चढ़ाव को झेल नहीं पाते हैं, और ऐसे पौधे में पर्यावरण के साथ अनुकूलित होने की क्षमता भी कम होती है, जिसके कारण इसका उत्पादन भी कम हो सकता है, इसमें बीमारियां भी हो सकती है और इसके मर जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये थी वर्षा होने के समय अगर मक्का के परागण क्रिया में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? मानव अर्थात मानव पुरुष में एक वृषण पाया जाता है, 2 वृषण पाए जाते हैं, तो उस वृषण के क्या कार्य हैं? तो मानव में वृषण के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। इसका जो पहला कार्य है कि वृषण में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, जो लैंगिक जनन क्रिया में सक्रिय भाग लेकर भावी पीढ़ी को जन्म देने में सहायक होते हैं। जो मानव होता है उनमें वृषण में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, तो वृषण में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं और शुक्राणु के सहायता से ही लैंगिक जनन क्रिया हो पाती है, और शुक्राणु लैंगिक जनन क्रिया में सक्रियता पूर्वक भाग लेकर भावी पीढ़ी को जन्म देने में सहायक होते हैं। और वृषण का जो दूसरा मुख्य कार्य होता है कि वृषण में उत्पन्न हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो वृषण का हार्मोन होता है उस हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वृषण में कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है, तो वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है। तो वृषण में उत्पन्न हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं मानव शरीर में द्वितीय जनन लक्षणों को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होता है। जो मानव शरीर होता है उसमें द्वितीय जनन लक्षणों को स्थापित करने के लिए भी यही
टेस्टोस्टेरोन उत्तरदायी होती है। तो यही थे मानव वृषण के कार्य। कि मानव वृषण का 2 मुख्य कार्य होता है। पहला कार्य होता है कि वृषण में जो शुक्राणु होता है वह उसको उत्पन्न करता है और लैंगिक जनन क्रिया में सक्रिय भाग लेकर भावी पीढ़ी को जन्म देने में सहायक होता है। और वृषण में उत्पन्न हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं वह मानव शरीर में द्वितीयक जनन लक्षण को स्थापित करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। कार्ब्स ल्यूटियम का कार्य समझाएं। जो कार्ब्स ल्यूटियम होता है उसका क्या कार्य होता है? तो कार्ब्स ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है यह महिलाओं में पाया जाता है। तो जो प्रोजेस्टेरोन होता है उस हार्मोन का स्राव कार्ब्स ल्यूटियम करता है, जो गर्भाशय की दीवारों को काफ़ी मोटा करता है तथा गर्भधारण में मदद करता है। जो गर्भाशय होते हैं उसकी दीवारों को काफ़ी मोटा करता है और यह मोटा कौन करता है? तो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन करता है। और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन कार्बोस्टोलियम की सहायता से करता है और जब उसकी दीवारें मोटी हो जाती हैं तो वह गर्भधारण में बहुत ही ज़्यादा मदद करती हैं। तो इसमें सिंपली पूछा जा रहा था कि कार्बोस्टोलियम जो है कार्ब्स ल्यूटियम इसका क्या कार्य होता है? तो कार्ब्स ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है और यही हार्मोन जो गर्भाशय की दीवारों को काफ़ी मोटा करता है तथा गर्भधारण में मदद करती है। तो यही सब काम थे जो कार्ब्स ल्यूटियम का कार्य है। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं, क्यों? जो जीवों में विभिन्नता है वह केवल स्पीसीज के लिए ही लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। इसका क्या कारण है? तो जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता नई जाति के प्रादुर्भाव में मदद करता है, नए वातावरण एवं प्रतिकूल परिस्थिति में स्थायित्व कायम रखता है। यह विभिन्नता व्यष्टि के लिए लाभदायक नहीं होती है। इसका जो सबसे पहले लाभदायक चीज़ बता दिया गया, तो इसका जो लाभदायक चीज़ यह है कि जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता नई जाति के सबसे पहले प्रादुर्भाव में मदद करता है, नए वातावरण एवं प्रतिकूल परिस्थिति में भी यह स्थायित्व कायम रखता है और यह विभिन्नता जो होती है जीवों में विभिन्नता यह व्यष्टि के लिए लाभदायक नहीं है। इसका लाभदायक नहीं होने का कारण यह है क्योंकि निश्चित स्थान पर प्राकृतिक आपदाएं इसे नष्ट कर देती हैं। क्योंकि जो व्यष्टि का विभिन्नता होती है वह इसके लिए लाभदायक नहीं है क्योंकि किसी निश्चित स्थान पर इसकी जो होती हैं प्राकृतिक आपदाएं इसे नष्ट कर सकती हैं अर्थात नष्ट कर देती हैं। तो ये थी जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए लाभदायक परिस्थिति और परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों? तो इसमें बता दिया गया कि इसके लिए लाभदायक इसलिए क्योंकि यह नए वातावरण प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने स्थायित्व को कायम रखता है, लेकिन व्यष्टि के लिए लाभदायक नहीं होती है क्योंकि यह किसी निश्चित स्थान पर प्राकृतिक आपदाएं इसे नष्ट कर देती हैं। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 13 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है। जिन क्वेश्चंस को आप लोग को समझने में थोड़ा बहुत परेशानी हुआ होगा, अगर आप इन क्वेश्चंस को 1 से 2 बार रिपीट कर लीजिएगा तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से समझ आएगा। और अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर को सिर्फ समझ जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में इनके आंसर्स को अपने लैंग्वेज के अनुसार भी लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। We'll be right back.